हेलो गाइस। आज हम फोर्स के सेकंड लेक्चर में बात करेंगे कि जब एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है तो जो उस पे जो नेट फोर्स लग रही होती है वो ज़ीरो होती है। तो हम इक्विलिब्रियम में बात करेंगे जब एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो मतलब क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात क्या की थी, हमने फोर्स की डेफिनेशन बताई थी लास्ट लेक्चर में आपको कि फोर्स के डेफिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि या तो वो पुश या फिर पुल होता है, इज पुश एंड पुल बाय समथिंग, कोई चीज़ लगाती है उस फोर्स को, ऑन समथिंग, और किसी चीज़ पे वो फोर्स लगती है। तो जब भी हम फोर्स क्वेश्चंस में जब फोर्स को डील करेंगे, फोर्स की चीज़ों पे डील करेंगे, तो हमें इन तीन क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए कि वो पुश एंड पुल है, कौन लगा रहा है और किस पे लग रही है। ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी और हमने देखा था कि क्वेश्चंस में हम जो बात करेंगे फोर्सेस में, वो वेट एक फोर्स आएगी, एक नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे, एक टेंशन फोर्स की बात करेंगे जो कि स्ट्रिंग में होती है, और एक आपकी फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे जो कि स्लिपिंग को अपोज करती है। ये चार टाइप की हम फोर्सेस की बात करेंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स में बताया था। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कहते हैं, किसी भी एनालिसिस कैसे करेंगे एक पार्टिकल के ऊपर, एनालिसिस ऑफ अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। ओके, सो आज के लेक्चर में हम ये करने वाले हैं। सो इक्विलिब्रियम का सबसे पहले मतलब क्या होता है, ये मैं इक्विलिब्रियम कर रहा हूँ जब से, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आइदर वो, मतलब इक्विलिब्रियम भी दो टाइप हो सकता है, स्टैटिक की डायनामिक। अगर स्टैटिक है तो एट रेस्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल रेस्ट पे है तो हम कहेंगे वो पार्टिकल या फिर वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। ओके, समझ में आई? अगर एक पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब ना हिल रहा ना डुल रहा, अपनी जगह पे बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे कि वो जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है। या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर वही पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, यूनिफॉर्म मतलब सेम, कि अगर वो पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो सेम वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में जब भी होगा अगर वो मूव कर रहा है, लेकिन मूव कैसे करना चाहिए? सेम वेलोसिटी से, मतलब कि इन दोनों चीज़ों को अगर ऐड करेंगे कि एट रेस्ट या फिर सेम वेलोसिटी, तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन हमारी जीरो होनी चाहिए। ए फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारी जीरो होनी चाहिए। सो इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया कि एनालिसिस ऑफ अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, जब हम एक पार्टिकल जो कि इक्विलिब्रियम में उसमें एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हमें मतलब समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में वो पार्टिकल होगा कब। तो इक्विलिब्रियम में वो दो टाइप पे हो सकता है, या तो वो रेस्ट पे हो जिसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। ये वेलोसिटी या स्पीड नहीं है, ध्यान रखना, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ओके, वेलोसिटी का मतलब कि उसकी जो सेम मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा होना चाहिए और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होना चाहिए वेलोसिटी के लिए। ओके, सिर्फ अगर ये है कि वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, जैसे कि अगर कोई सर्कल में मूव कर रहा है तो उसमें कुछ एक्सीलरेशन होती है, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। ओके, तो सिंपल सिंपल कि या तो वो रेस्ट पे होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं और रेस्ट वाले को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, सो एक्सीलरेशन उसका जीरो होता है, तो ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में है। और जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं तो मतलब इसका जो इन दोनों से अगर एक्सीलरेशन जीरो होती है, अगर एक्सीलरेशन जीरो होती है तो रिजल्ट आता है कि जो एफ नेट का मतलब जो जितनी भी उस पार्टिकल पे फोर्सेस लग रही होंगी उन सब का जो नेट रिजल्टेंट आएगा। अगर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं तो मतलब बहुत सारे फोर्सेस क्या है, वेक्टर है, मतलब बहुत सारे वेक्टर लग रहे हैं, और उसका हम नेट कैसे निकालते हैं? उन सारे वेक्टर्स का एडिशन करके निकालते हैं। सो जो एफ नेट है वो ज़ीरो होना चाहिए, जो रिजल्टेंट आएगा फाइनली सारे फोर्सेस को ऐड करके वो ज़ीरो आएगा इक्विलिब्रियम के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए कि एफ नेट उस पर जीरो होना चाहिए। सो एनालिसिस ऑफ अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ में आया कि या तो वो रेस्ट पे होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से साथ मूव कर रहा होगा। उन दोनों केसेस को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इन दोनों केसेस का जो मीनिंग होता है वो फाइनली होता है कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो इसका मतलब है कि एफ नेट, जो उस पर नेट फोर्स लग रही होगी उस पार्टिकल पे, एफ नेट का मतलब कि एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट पार्टिकल, फाइनली जो एडिशन होगा सारी फोर्सेज का पार्टिकल पे, एफ नेट वो जीरो के इक्वल होगा। ओके, इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर एफ नेट जीरो होगा तो इसका मतलब है एफ एक्स और एफ वाई भी जीरो होंगे।
ये बात समझ आती है कि अगर एफ नेट ज़ीरो होगा तो एफ एक्स और एफ वाई भी ज़ीरो होंगे, जो उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट्स होंगे फोर्सेस के उन वो सब भी ज़ीरो होंगे, और जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे वो सब भी ज़ीरो होंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एफ क्या होता है, यही तो होता है कि एफ नेट का जो मॉड होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के स्क्वायर प्लस एफ वाई के स्क्वायर के इक्वल होता है, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई के इक्वल होता है। तो एफ एक्स और एफ वाई दोनों जीरो होंगे जब भी एफ नेट जीरो बनेगा, ठीक है। और ये तो मतलब लाइक फॉर्मूला हो गया, और लॉजिकली भी समझ में आनी चाहिए बात कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस के कंपोनेंट हैं और वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस के कंपोनेंट हैं वो दोनों जीरो होंगे, तभी मेरा जो एफ नेट होगा वो जीरो होगा। ओके, सो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसका मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग होता है कि वो रेस्ट है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे पार्टिकल मूव कर रहा है। इसका मीनिंग होता है कि एक्सेलरेशन जीरो है, जिससे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि उस पर एफ नेट जीरो होगा। एफ नेट जीरो होगा, इसका मतलब है कि फोर्सेस और एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट पार्टिकल इज जीरो, और एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज फोर्स का एक वेक्टर है, ध्यान रखना। तो एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज का मतलब है एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स। ओके, ऑल द वेक्टर्स जो कि मतलब फोर्सेज हैं एक तरीके से, वो उन सब का एडिशन जीरो होगा। तो एफ नेट जीरो होगा, एफ नेट जीरो होगा। ये मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एफ नेट जीरो होगा इक्विलिब्रियम में एक पार्टिकल पे, और एफ नेट जीरो होगा तो इससे हम ये तो इम्प्लाई कर ही सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में सारा कंपोनेंट्स उसके जीरो होंगे और एफ वाई जीरो होगा। सो फाइनली ये आ गया हमारा। ओके, सो अब ये स्टेप्स हैं कि जब भी एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। वो तो थ्योरी बताई आपको मैंने ये ऊपर वाली। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये पहला स्टेप क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, ये स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ड्रॉ द FBD ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम कंसिडर करते हैं। ये क्वेश्चंस में आपको क्लियर होगा कि सिस्टम कैसे क्या होता है, क्या कंसिडर करते हैं। एक सिस्टम को कंसिडर करते हैं, ये क्वेश्चन जब करेंगे जब बताऊंगा क्या होता है सिस्टम। और FBD होता है फोर्स बॉडी डायग्राम, जिसमें हम क्या करते हैं कि सारे फोर्सेस को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी उस, जैसे अगर मेरा ये है यहाँ पे, ये मेरा M मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है एक सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है। ओके, तो सबसे पहले सिस्टम कंसीडर करते हैं। तो सिस्टम में मैं क्या कंसीडर करूँगा, सिर्फ इस M ब्लॉक को कंसीडर करूँगा यहाँ पे। तो ये M ब्लॉक मेरा एक सिस्टम है। ओके, उसके बाद मैं इस पर फोर्स बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। इसका मतलब है जो भी इस पर फोर्सेस लग रही होंगी इस M बॉक्स पे, उन सब फोर्सेस को मैं रिप्रेजेंट करूँगा एक सिंगल एरो से। अगर जैसे इस M बॉक्स पे एक नीचे की साइड फोर्स लग रही होगी W, जो कि अर्थ लगा रही होगी क्योंकि इसका मास है कुछ M, उसका जो W होगी वेट वो mg होगा। ओके, और ऐसे इस पर एक ऊपर की साइड फोर्स लग रही होगी जो कि नॉर्मल फोर्स है n, वो कौन लगा रहा होगा, वो ये एक सरफेस लगा रही होगी ताकि ये बॉक्स और सरफेस आपस में पेनिट्रेट ना हो। और ये नॉर्मल फोर्स लग रही होगी वो पुश कर रही होगी, तो ऊपर की साइड लग रही होगी, परपेंडिकुलर होगी क्योंकि नॉर्मल फोर्स होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर होगी। तो जो ये चीज़ जो मेरी बनी, ये जो हुआ, ये पूरा जो ये हुआ, इसे मैं कहता हूँ FBD, फोर्स बॉडी डायग्राम, जहाँ पे मैं उस बॉडी पे जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही होते हैं उन्हें एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो मेरा डायग्राम बनता है उसे मैं फोर्स बॉडी डायग्राम कहता हूँ। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो यही होता है कि हम सिस्टम को कंसिडर करते हैं। तो सिस्टम कैसे कंसिडर करते हैं आपको अभी, जैसे ये तो इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन था, तो इसमें सबसे सिंपल तरीके से हमने सिस्टम कंसिडर कर दिया, M ब्लॉक हो गया। कई बार थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं तो वहाँ पे वो प्रैक्टिस आएगा, आपको सिस्टम कैसे कंसिडर कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप सिस्टम कंसिडर कर सकते हो, लेकिन हम मतलब प्रैक्टिस से सीखेंगे। सिस्टम कंसीडर करते हैं एंड देन फिर उस पर फोर्स बॉडी डायग्राम लगाते हैं FBD, एंड देन मतलब उस पर सारी फोर्सेस को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे FBD कह देते हैं। गुड, उसका जब हमने ये कर लिया, ये वाला काम कर लिया, उसका सेकंड स्टेप होता है चूज दी कॉन्वेनेंट एक्सिस। ये हमने पहले भी क्वेश्चंस में सॉल्व करा, जब हम एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स कर रहे थे तो वहाँ पे जब हमने सारे वेक्टर्स को टेल से ज्वाइन कर लिया था, उसका जो अगला स्टेप ये होता है, यही होता है कि एक कॉर्डिनेट एक्सिस चूज करो सच दैट कि वो उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स लाई कर रहे हो। तो सेम यहाँ पे भी वही होता है कि एक कॉर्डिनेट एक्सिस चूज करनी होती है सच दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज जो कि वेक्टर्स हैं वो लाई कर रही हो। तो इस वाले केस में ये वाली जो एक्सिस होगी हमारी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी जो कि कन्वीनियंट है इस केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद क्या है, रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स।
ठीक है। तो इस वाले केस में तो कुछ कंपोनेंट्स है नहीं, सब वाई डायरेक्शन में पड़ा है। अगर कुछ इधर उधर का होता है तो उसे फिर रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में। ये थर्ड स्टेप उसी जैसे हमने पहले रिजॉल्व द वेक्टर्स, रिजॉल्व मतलब जब एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स किया था तो वहाँ पे भी हम रिजॉल्व करते थे उन वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस लेने के बाद। तो सिमिलरली इन क्वेश्चंस में भी हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, फिर जो वेक्टर्स उन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं पढ़ रहे होते उन्हें हम रिजॉल्व करते हैं सच दैट जो उनके कंपोनेंट्स हो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पढ़े। सो ये वाला केस भी हो गया। एंड देन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि अलग भी है। फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस करना है, क्योंकि नेट फोर्स हमारी जीरो है। इक्विलिब्रियम के लिए हमारी एफ नेट जीरो है। इसका मतलब है कि जो एफ एक्स है वो जीरो है और जो एफ वाई है वो भी जीरो है। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स का मतलब है कि जो सिग्मा ऑफ लेफ्ट है वो सिग्मा ऑफ राइट के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे एफ वाई का मतलब है सिग्मा ऑफ अप सिग्मा ऑफ डाउन के इक्वल है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, लेफ्ट को राइट के इक्वल कर दो, अप को डाउन के इक्वल कर दो। ये समझ आया ना, लेफ्ट और राइट क्यों इक्वल होगा, एफ एक्स जीरो करना है। ये मेरी अगर एक्सिस है तो ये मेरा एक्स एक्सिस है इस यहाँ पे, तो एफ एक्स जीरो करना है, मतलब जितना यहाँ पे पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और जो नेगेटिव एक्स में जा रहा है। तो एफ एक्स को जीरो करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, अगर ये मान लो ए बी सी है और ये डी ई एफ है, तो मैं एफ एक्स का जीरो करना है, यहाँ पे एफ एक्स को जीरो करना है, तो मैं कैसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, प्लस का ए होगा, प्लस का बी होगा, प्लस का सी होगा, माइनस का डी होगा, माइनस का ई होगा, माइनस का एफ होगा, वो इसको से जीरो होगा, है ना। अगर यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू डी प्लस ई प्लस एफ, माइनस 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 है, उधर की साइड ले जा सकते हैं ना। तो लेफ्ट वाली साइड क्या हो गई, राइट वाली साइड के इक्वल हो गई। ठीक है, ये मतलब कॉमन सेंस की बात है, तो मैं आपको बस ऐसे ही समझा रहा हूँ। मतलब एफ एक्स को जीरो करना है तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट को राइट के इक्वल कर दो। ऐसी एफ वाई को जीरो करना है तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर अप वाली फोर्सेस को डाउन वाली फोर्सेस के इक्वल कर दो। मतलब जितनी फोर्स लेफ्ट में लग रही है उतनी फोर्सेस राइट में लगेगी, जब भी तो जीरो आंसर आएगा। ऐसी जितनी फोर्स अप डायरेक्शन में लग रही है उतनी फोर्सेस राइट डायरेक्शन में लगाओ, तभी तो आंसर जीरो आएगा एफ वाई। और अगर एफ एक्स और एफ वाई जीरो होगा जब भी तो मेरा एफ नेट जीरो होगा। और एफ नेट जीरो होना कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए, कि अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें एक सिस्टम दे रखा होगा, हमें या फिर एक कुछ दे रखा होगा क्वेश्चन, जहाँ पे हमसे बोला गया होगा कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिस्टम कंसिडर करके उसका एफवीडी बनाएंगे। तो उन पे उस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी उन सबको हम ऐसे डायग्राम के रूप में उसे लिखेंगे, डायग्राम के रूप में उसे लिखेंगे, इसे एफवीडी कहते हैं। देन फिर हम एक एक्सिस चूज करेंगे सच दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस उस एक्सिस पे लाई कर रही हों। देन फिर जो भी फोर्सेस उस एक्सिस पे लाई नहीं कर रही होंगी उसे हम रिजॉल्व करेंगे उनके कंपोनेंट्स में। उसका जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा वगैरह वगैरह, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे कि एफ नेट जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। इसका मतलब है कि जो एफ एक्स है और एफ वाई है वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है सिग्मा ऑफ लेफ्ट सिग्मा ऑफ राइट के इक्वल होना चाहिए और सिग्मा ऑफ अप सिग्मा ऑफ डाउन के इक्वल होना चाहिए। हेंस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ से। सो ये सारी हमारी इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन हुई। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाए अच्छे से। आज के जो लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम सिर्फ फोर्सेज में वेट और नॉर्मल फोर्सेज के बारे में बात करेंगे, वेट और नॉर्मल वाली फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। टेंशन और फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पहले आज वेट और नॉर्मल फोर्सेस वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे। ओके, सो ये हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारी सरफेस है, ये हमारा एक ए ब्लॉक है, ये हमारा एक बी ब्लॉक है। हमें ए का वेट दे रखा है 20 न्यूटन है, हमें बी का वेट दे रखा है 15 न्यूटन है, और हमें नॉर्मल निकालना है बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में आता है। ओके, तो अब मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ मैं आपको अपना तरीका समझाता हूँ। तो सबसे पहले जब भी हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में 4 फोर्सेस के नाम आने चाहिए, वेट, नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन। ठीक है, वेट, नॉर्मल, टेंशन एंड फ्रिक्शन, ये 4 फोर्सेस हैं, इनके नाम आने चाहिए। अब मुझे पता है इन ए और बी का कुछ मास है तो वेट वाली फोर्सेस तो होगी ही होगी। फिर मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में ये भी चलना चाहिए कि अच्छा वेट वाली फोर्सेस है, ये कौन लगा रहा होगा, अर्थ लगा रही होगी, ग्रेविटेशनल पुल कर रही होगी। ओके, तो मुझे वेट वाली फोर्सेस के बारे में सारी डिटेल्स जो भी हैं सब पता चल गई मेरी बैकग्राउंड में, दिमाग में। उसके बाद दूसरी फोर्स मैं देखूंगा कि कहीं कॉन्टैक्ट सरफेस है क्या इस क्वेश्चन में, तो मैं देखूंगा कि है, एक 1 और एक 2। देयर आर
टू प्लेसेस वेयर देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस। तो यहाँ पे भी कुछ नॉर्मल लग रही होगी और यहाँ पे भी कुछ नॉर्मल की कुछ फोर्सेज होंगी। तो मुझे पता चल गया इस क्वेश्चन में नॉर्मल वाली फोर्सेज होंगी क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो मुझे पता चल गया वेट वाली फोर्सेज को मैं कंसिडर करूँगा इस क्वेश्चन में, नॉर्मल वाली फोर्सेज को कंसिडर करूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा इस क्वेश्चन में कहीं स्ट्रिंग है क्या, क्योंकि टेंशन वाली फोर्स कौन सी है, स्ट्रिंग से आती है, टाइट स्ट्रिंग से आती है। तो इस क्वेश्चन में कहीं स्ट्रिंग है तो नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि टेंशन वाली फोर्स नहीं है। तो वेट वाली फोर्स है, नॉर्मल वाली फोर्स है, टेंशन वाली फोर्स नहीं है। फिर मैं चेक करूँगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ से बदलता है, आइदर स्लिपिंग हो रही होगी कुछ कहीं पे, या फिर हमें कुछ क्वेश्चन में लगा होगा कि रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, कुछ मतलब कोशिश करूँगा फ्रिक्शन को पॉइंट आउट करने के लिए। तो मैंने देखा इस क्वेश्चन में ना तो कुछ रफ स्मूथ सरफेस के बारे में बात कर रहे और ना कुछ बात कर रहे कि इन ए और बी ब्लॉक के बीच में ऐसे स्लिपिंग हो रही है कि ए इधर जा रहा है बी इधर जा रहा है, या फिर इस सरफेस और ए ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग हो रही है कि ऐसे जा रहे हैं। तो कहीं स्लिपिंग नहीं हो रही, तो मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी इस क्वेश्चन में कंसिडर नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ वेट और नॉर्मल फोर्सेस ही कंसिडर होंगी। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में ये 4 फोर्सेस ही कंसिडर होती हैं। तो मैं सबसे पहले इन 4 फोर्सेस का रेफरेंस लेके देखूंगा कि कौन कौन सी फोर्सेस मुझे इस क्वेश्चन में कंसिडर करनी है। तो ये वेट और नॉर्मल कंसिडर करनी है। ओके, ये बात समझ में आता है। उसके बाद हम करेंगे स्टेप्स लगाएंगे जो कि अभी हमने सीखे पिछली अभी इक्विलिब्रियम में जब एक फोर्स होता है। सबसे पहला स्टेप क्या था उसका कि एक सिस्टम कंसिडर करेंगे और उस पर एफवीडी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले एक बी जो ब्लॉक है उसे एक सिस्टम कंसिडर करता हूँ। ये एक बी ब्लॉक है, ओके, इसे मैं एक सिस्टम कंसिडर करता हूँ। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इस पे एफवीडी बनाना है। इस बी ब्लॉक पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट हो रही है उन्हें मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो इस बी ब्लॉक का कुछ मास है और उस मास की वजह से अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है, जिसकी वजह से इस पर वेट नाम की फोर्स अप्लाई हो रही है नीचे की साइड, नीचे की साइड डब्लू नाम की एक फोर्स अप्लाई हो रही है। डब्लू बी कर लेते हैं इसे ताकि अच्छे से याद रहे। और इसका मुझे मैग्नीट्यूड दे रखा है 15 न्यूटन। डब्लू बी इज इक्वल टू 15 न्यूटन। तो मुझे एक फोर्स पता चल गई वेट हो रही है। ओके, और दूसरी फोर्स क्या होगी, नॉर्मल होगी, क्योंकि बी और ए आपस में क्या है, कांटेक्ट में है। तो जब भी कांटेक्ट में होता है तो एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई होती है जो कि ए की सरफेस बी पे लगाएगी। अगर हम अभी बी की बात करें जो बी पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, तो एक नॉर्मल फोर्स होगी जो ए की सरफेस बी पे लगा रही होगी ताकि ये आपस में पेनिट्रेट ना करें। कौन कैसी होती है नॉर्मल फोर्स, पुश वाले नेचर की होती है। तो ए की सरफेस बी को पुश कर रही होगी और सरफेस जो नॉर्मल फोर्स होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये सरफेस ऐसे थी तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री में अपर पुश की साइड, तो ये ऐसे एक फोर्स लग रही होगी। ओके, इसको नाम दे देते हम N1 दे देते हैं। यहाँ पे ये वाला 1 कर देते हैं, यहाँ पे ये 2 कर देते हैं, N1। तो ये मेरा बी का क्या हो गया, एफवीडी हो गया। और कोई फोर्स तो नहीं लगेगी बी पे, नहीं लगेगी। और कोई सरफेस कांटेक्ट में नहीं है तो और कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगी। वेट वाली फोर्स हमने लगाई दी, स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन फोर्स नहीं लगेगी, स्लिप नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी। तो मेरा बी का एफवीडी क्लियर हो गया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एफवीडी बनाना। बच्चे कहाँ जो फिजिक्स के जो मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो जो एफवीडी होता है वो मतलब सबसे हार्ट होता है पूरे उसका। अगर आपको एफवीडी नहीं पता बनाना, अच्छे से एफवीडी बनाने में आपको दिक्कत आती है तो आप फिजिक्स के आगे के क्वेश्चन तो मैकेनिक्स में क्या ही सॉल्व करोगे। एफवीडी तो सबसे पहला स्टेप होता है, बेसिक स्टेप होता है। अगर आपने वही नहीं सीखा तो आगे तो क्या ही सीढ़ियाँ चलोगे अगर पहला स्टेप अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो एफवीडी बनाना बेसिक स्टेप होता है। एफवीडी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फंडामेंटल होता है। तो हमें एफवीडी बनाना आना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे आपको सिखाया इसलिए मैं आपको बहुत आराम से सिखा रहा हूँ, तसल्ली से सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे सीखना है। कि आप 4 फोर्सेस को कंसिडर करोगे, वेट, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन। देखोगे यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं, कौन कौन सी नहीं लग रही, क्यों लग रही हैं, कौन लगा रहा है, कैसे लग रही हैं, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। ये अभी आपको बड़ा टीडियस लग रहा होगा कि इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, हम क्यों जान रहे हैं कि वेट वाली फोर्स अर्थ लगा रहा है, यहाँ पर तो हम अर्थ की बात नहीं कर रहे तो हम क्यों जाने। लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। जैसे आप इतनी बार सोचोगे कि आपको फिर वो सोचना नहीं पड़ेगा। अभी इतनी बार सोच लो, अभी इतनी बार कर लो कि आपके दिमाग में वो चीज़ रट जाए कि जो अच्छा वेट वाली फोर्स है ये अर्थ लगा रहा है, जो ये N1 वाली फोर्स है ये मेरा एक ही सरफेस लगा रही है, बी पे लगा रही है ताकि वो पेनिट्रेट ना करें, और नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। अभी इन क्वेश्चन में तो आपको बड़ा सिंपल लगता है, फिर पता है जब आगे होता है ना नॉर्मल फोर्सेस पे बड़ी सारी खेल होते हैं। कई बार जो सरफेस होती है वो मतलब कुछ आड़ी टिल्ची सरफेस दे देते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं नॉर्मल फोर्सेस पे कि आपको सरफेस का कुछ अजीब सा ग्राफ दे देंगे और फिर आप कैसे पूछेंगे नॉर्मल फोर्स
कैसे लग रही है। और वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सबको लगता है नॉर्मल फोर्स हमेशा ऊपर की साइड लगती है, हमेशा ऊपर की साइड नहीं लगती, सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। तो यहाँ पे सरफेस हॉरिजॉन्टल है इसलिए वर्टिकल में जा रही है, अगर सरफेस कुछ आड़ी तिरछी होती तो अलग डायरेक्शन में जाती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चंस में तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियस लगते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहाँ पे यही जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो याद रहते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी सिंपल हो जाते हैं। तो ओके, सो ए और बी का मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमने बी को एक सिस्टम मान के FBD बनाया, तो उस पर नीचे की साइड एक फोर्स लगी W, क्योंकि अर्थ लगा रही है, पुल कर रही है, 15 न्यूटन की फोर्स है, वेट। ओके, और ऊपर की साइड एक नॉर्मल फोर्स लगी जो कि ए की सरफेस बी पे लगा रही है। तो ये बी का मेरा FBD हो गया। ऐसे ही अब मैं ए का एक FBD बनाता हूँ। ये मेरा ब्लॉक ए है। ओके, तो सबसे पहली फोर्स W फोर्स तो ए पे भी लगेगी, क्योंकि ए के ब्लॉक में कुछ मास है, जहाँ पे भी मास होता है तो वहाँ पे W फोर्स तो लगती है। तो मुझे पता है कि W ऑफ ए, जिसका मुझे मैग्नीट्यूड भी दे रखा है 20 न्यूटन है, तो ये फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? ए ब्लॉक पे लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि ए में मास है। ओके, हमारे क्लियर है क्वेश्चंस। अब हम अगला स्टेप करते हैं नॉर्मल फोर्स। ओके, डब्ल्यू की बात कर ली, नॉर्मल फोर्स की बात करें। नॉर्मल फोर्स कब कब लगती है? जब भी क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है तो लगती है। तो ए का अगर हम कॉन्टैक्ट देखेंगे तो ये ए ब्लॉक एक तो बी ब्लॉक के साथ कॉन्टैक्ट में है, इसकी ए की जो सरफेस है वो बी की सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है, और जो ए की सरफेस है वो जो ग्राउंड वाली सरफेस है उसके साथ कांटेक्ट में। तो ए ब्लॉक पे दो कांटेक्ट सरफेसेज हैं, तो दो नॉर्मल लगेंगी। ओके, अब सबसे पहले हम ऊपर वाले की बात करते हैं जो बी के साथ कांटेक्ट में। तो मुझे पता है कि ए ने बी पे एक फोर्स लगाई थी जिसका मैंने नाम N1 दिया था। ओके, तो जो बी है वो भी ए पे एक फोर्स लगा रहा होगा क्योंकि कांटेक्ट में है। तो जो बी की सरफेस है वो ए ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगी, और जो वो फोर्स होगी वो ए इस N1 के इक्वल एंड अपोजिट होगी, और एक नीचे की साइड N1 फोर्स लगेगी। ये बात किस किस को समझ में आती है? यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, तो ये बात किस किस को समझ में आती है? क्या कहा मैंने कहा ए और बी कांटेक्ट में है, ये बात तो सबको पता है, ए और बी कांटेक्ट में। वेल डन, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स लगेगी, ये बात भी सबको पता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बी पे कौन लगाएगा वो फोर्स? नॉर्मल वाली फोर्स जो लगेगी वो बी पे कौन लगाएगा? वो ए की सरफेस लगाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ना, कौन लगाएगा? तो ए की सरफेस लगाएगी। डायरेक्शन क्या होती है? पुश वाली फोर्स होती है, तो ए की सरफेस बी को पुश करेगी, तो पुश करेगी तो ऊपर की साइड लगाएगी, और परपेंडिकुलर है ये तो सबको क्लियर हो गया कि बी पे ऊपर की साइड फोर्स क्यों लगी। अब ऐसी देख दोबारा से इसमें देखेंगे सिनेरियो में कि यही सेम कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो जो बी की सरफेस है वो भी तो एक ए पे फोर्स लगा रही होगी। जब भी जो कांटेक्ट में होता है तो दोनों साइड से फोर्स लगती है ना, दो सरफेसेस कांटेक्ट में, बी की सरफेस और ए की सरफेस। तो अगर मैंने ए की सरफेस ने बी की सरफेस पे ये नॉर्मल N1 वाली फोर्स लगाई, तो बी की सरफेस भी एक ए के सरफेस पे, ए के ब्लॉक पे फोर्स लगा रही होगी, एक नॉर्मल फोर्स होगी। ठीक है, अभी मुझे ये नहीं पता वो नॉर्मल फोर्स कितनी होगी, क्या होगी। अभी सिंपल ये समझो, ये वाली बात तो सबको समझ में आती है ना कि नॉर्मल फोर्स तो लगेगी, बी की सरफेस ए के बॉक्स पे नॉर्मल फोर्स तो लगाएगी क्योंकि कांटेक्ट में, ये बात समझ में आती है। ओके, वेल डन। कैसी फोर्स लगेगी? पुश की फोर्स लगेगी, ये बात भी समझ में आती है, पुश करेगी ताकि वो पेनिट्रेट ना कर जाए। तो जो बी की सरफेस है ए के ब्लॉक को पुश करेगी, परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के, ये बात भी सबको समझ में आती है। तो अभी तक हमें ये बात तो समझ में आ गई कि एक नीचे की साइड N फोर्स लग रही होगी। अब मैंने ये क्यों कहा कि ये N1 और N1 इक्वल होंगे? भाई ये N2 भी तो हो सकती थी, कि यहाँ तक तो सबको समझ में आ गई। अच्छा सर, आपने ये कहा कि ये N1 है, मैंने मान लिया। आपने ये कहा कि एक नॉर्मल फोर्स B लगाएगा A पे, ये बात भी मैंने आपकी मान ली क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में है। आपने कहा कि ये नीचे की साइड लगेगी, ये बात भी मैं आपकी मान सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो पुश करेगी जो B की सरफेस है A को। ये यहाँ तक सारी बात आपने मेरी मान ली। अब आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि ये हो सकती है कि सर ये N1 है तो ये N1 क्यों होगी? तो मैं यहाँ पर कहूँगा क्यों होगी, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो जो ये फोर्स N1 अगर A पे लगेगी तो उसके अपोजिट एक फोर्स क्या कहते हैं B A पे भी लगाएगा। अगर ये फोर्स जो N1 B पे लग रही है तो एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स A पे भी लगेगी। तो वो वाली जो फोर्स थी वो यहाँ पे N1 है, तो यहाँ पे भी वो नीचे की साइड N1 होगी। ओके, समझ में भी आती है? तो ये जो ए इक्वल होंगी क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स के थर्ड लॉ वाली बात। तो ये हो गया। अब ये वाली सरफेस पे देखेंगे, ये वाली सरफेस
ए ब्लॉक पे एक ऊपर की साइड फोर्स लगा रही होगी, पुश कर रही होगी ए ब्लॉक को ऊपर की साइड, ताकि ये ए ब्लॉक नीचे वाली सरफेस में पेनिट्रेट ना कर जाए। जो वो फोर्स होगी वो पुश कर रही होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और कुछ N2 होगी। ओके, कुछ N2 होगी। और जो ये सरफेस है इसे हम क्वेश्चंस में कंसिडर नहीं करते क्योंकि कुछ यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सरफेस है, अगर इसका भी मैं FVD बनाने लगूँ तो इस पर भी एक फोर्स लग रही होगी नीचे की साइड N2 वाली, जो कि इस ए ब्लॉक के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली फोर्स होगी, और क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में है इसलिए फोर्स लग रही होगी। ओके, सबको समझ में आ गया ये वाली बात? तो ये मेरा बी ए और सरफेस का FVD हो गया। सरफेस वाला तो मतलब मैं कुछ कंसिडर करूँगा नहीं, सरफेस के बारे में तो कुछ पूछा नहीं, तो ठीक है, इसे तो हम छोड़ देते हैं, इसे तो हम यूज़ करेंगे ही नहीं, हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। तो FVD बन गया। उसका तो आगे का क्वेश्चन इतना हार्ड होता ही नहीं है। आगे का क्वेश्चन तो क्या होता है कि इसका आपको पता है ना, इस बी वाले ब्लॉक पे ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो अब इसका हमें फाइनली क्या कह रखा है, हमसे इक्विलिब्रियम कह रखा है। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि ये सब कुछ जो सिस्टम है हमारा पूरा ए बी ब्लॉक वाला जो पूरा सिस्टम है सरफेस के साथ, वो इक्विलिब्रियम में है, ये हमसे कह रखा है। ये हमें कंडीशन गिवन है कि एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम, कुछ मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो एफ नेट होने वाला है वो 0 होने वाला है। तो अगर हम बी की बात करेंगे तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज़ करेंगे। अगला स्टेप होता है हमारा एक कॉन्वीनियंट कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज़ करना, तो हम ये वाली चूज़ करेंगे। इस पर हमें एफ नेट 0 करना है, तो इसका मतलब एफ एक्स 0 करना है, एफ वाई 0 करना है। एफ एक्स तो हमारा इसमें 0 है ही क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्सेज है ही नहीं। एफ वाई 0 करना है, उसका मतलब जो अपर साइड वाली फोर्सेज हैं उनका सिग्मा इज इक्वल्स टू डाउन वाली फोर्सेज। तो ऊपर वाली साइड कौन सी है, N1 है यहाँ पे बस, तो N1 इज इक्वल्स टू नीचे वाली साइड कौन सी है, WB। तो मेरे पास N1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 15 न्यूटन। ओके, अब ऐसे इस वाले में करेंगे तो इसमें भी क्या कंसिडर है, जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे वो ये वाली लेंगे। ओके, तो इसमें जो क्या है, जो इसमें भी हम एफ नेट 0 करना है, हमें एफ नेट 0 करना है, तो इम्प्लाइज जो एफ एक्स होगा वो भी 0 होगा और जो एफ वाई होगा वो भी 0 होगा। एफ एक्स 0 का मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, कुछ नहीं है, तो एफ एक्स तो 0 है ही। एफ वाई को 0 करने का मतलब है अप वाली जो अप होंगी, सिग्मा ऑफ अप इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ डाउन। अप वाली फोर्सेज क्या है यहाँ पे, N2 वाली फोर्स अप है, तो N2 इक्वल्स टू डाउन वाली फोर्स क्या है, WA और N1। WA और N1 डाउन है, तो WA प्लस N1। N1 हम यहाँ से निकाल चुके हैं 15 है, WA हमें पता है 20 है, तो जो N2 हो गई वो कितनी होगी, 35 न्यूटन हो गई। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि नॉर्मल फोर्सेस निकालो बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो जो फर्स्ट वाली कॉन्टैक्ट सरफेसेस है N1, उसकी हमने नॉर्मल फोर्स निकाली, वो 15 न्यूटन है, और जो सेकंड वाली कॉन्टैक्ट सरफेसेस है ये वाली A और इसके बीच में N2 निकाल ली, तो N2 हमारी 35 न्यूटन। तो क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया। समझ में आया सबको क्या क्या किया? सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा सबसे बेसिक क्वेश्चन था शायद FBT वाले, मतलब इससे बेसिक तो ये हो सकता है सिर्फ एक ब्लॉक ही रखा हो सरफेस के ऊपर तो पूछा हो आपसे, मतलब उसके बाद ये सेकंड बेसिक क्वेश्चन मान लो इसे क्या कहते हैं फोर्सेस के क्वेश्चन चैप्टर में। तो ये आपको समझ में आना चाहिए मैंने क्या क्या किया। नॉर्मल फोर्सेज में बच्चे बस कंफ्यूज होते हैं, तो नॉर्मल वाला आपको मैं इतनी बार समझा चुका, और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है मैं इतना बोल रहा हूँ तो आपको ये ना लग रहा हो कि इतना हार्ड क्यों है सर, ये तो बड़ा सिंपल है, इस क्वेश्चन में तो देख के तो बड़ा सिंपल लग रहा होगा, तो सबको लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें क्यों याद रखनी है, बड़ा सिंपल है। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो ये बेसिक चीज़ें, बेसिक डेफिनेशंस ही याद रखने से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन हर एक जगह चलती हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हर एक जगह नहीं चलती, बेसिक चीज़ें हर एक जगह चलती हैं। अगर आपको बेसिक्स आपके स्ट्रांग हैं तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, एक सरफेस है, वेल डन, इस पर एक A ब्लॉक रखा हुआ है, एक B ब्लॉक रखा हुआ है, गुड, और क्या हो रहा है, एक इधर की साइड से मैं फोर्स लगा रहा हूँ F1 फोर्स, 30 डिग्री वो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, और मतलब कोई इधर की साइड से इस A ब्लॉक को पुश कर रहे हैं F1 फोर्स से, और सिमिलरली कोई F2 फोर्स 15 न्यूटन की फोर्स है
से इधर पुश कर रहा है। गुड। तो मुझे क्या बताना है, मुझे F1 की वैल्यू बतानी है। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या बताना है, मुझे इस क्वेश्चन में एक तो F1 की वैल्यू बतानी है क्वेश्चन मार्क, और मुझे नॉर्मल फोर्सेस निकालनी है हर एक कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में। गुड, ये दो चीज़ें करनी है। तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कैसे करें, जल्दी जल्दी देखो कैसे होगा। सबसे पहले ए ब्लॉक को कंसिडर करते हैं। तो ए ब्लॉक को कंसिडर करा, ये ए ब्लॉक है और इसका वेट और गिवन दे रखा है। ए ब्लॉक का 30 न्यूटन है वेट, और बी ब्लॉक का 20 न्यूटन है। ओके, सो मुझे वेट गिवन है। ओके, तो ये ए ब्लॉक है। तो ए ब्लॉक पे सबसे पहली फोर्स हम कहाँ कंसिडर करते हैं, वेट वाली फोर्स कंसिडर करते हैं। तो ये तो सिंपल है, वेट वाली फोर्स लग गई नीचे की साइड, 30 न्यूटन मुझे दे रखा है, ये वेट वाली फोर्स है WA। ओके, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या कंसिडर करते हैं, दूसरा स्टेप हम कंसिडर करते हैं कोई भी कॉन्टैक्ट सरफेस है क्या नॉर्मल फोर्सेस के लिए। तो दो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसमें, एक तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है और एक ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। दो कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो इस वाली कॉन्टैक्ट सरफेस को अगर मैं 1 कहता हूँ, इस वाली को 2 कहता हूँ, और ये वाली एक कॉन्टैक्ट सरफेस है इसे 3 कहता हूँ। मैंने नाम दे दिया कॉन्टैक्ट सरफेसेस को 1, 2 और 3। तो सबसे पहले 1 वाली की बात करते हैं। तो मुझे पता है ऊपर की साइड एक N1 लगेगा, जो कि ये ग्राउंड वाली सरफेस ए ब्लॉक पे लगाएगी, ऊपर की साइड पुश करेगी, परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, और ताकि पेनिट्रेट ना करे तो पुश करेगी, ये N1 वाली फोर्स होगी। ये बात सबको समझ में आती है। ओके, अब ये इस वाले यहाँ पे देखोगे ए वाली कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो मुझे पता है बी की सरफेस ए के ब्लॉक पे कौन लगाएगा, बी की सरफेस लगाएगी। किस पे लगाएगा, ए के ब्लॉक पे लगाएगी। क्यों लगाएगी, ताकि ये आपस में पेनिट्रेट ना कर जाए ए और बी। तो पुश करेगी, ए को पुश करेगी, ए को पुश करेगी N2, और ये परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस के। ओके, तो N2 वाला फंडा समझ में आ गया सबको, क्यों लगी N2 वाली फोर्स, बी की सरफेस ने लगाई, ए के ब्लॉक पे लगाई, और क्या करा, पुश करा, ताकि वो आपस में पेनिट्रेट ना करे। नॉर्मल फोर्स क्यों करती है, पेनिट्रेशन को रोकने के लिए पुश करती है। गुड, तो N2 भी समझ में आ गई। और एक ये फोर्स लग रही है इस पर F1, एक ये फोर्स इस पर लग रही है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो F1। ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल है। ये समझ आ गया ना, ये वाला वेक्टर मैंने, ये F1 वाली फोर्स थी, इसे हमने ऐसे इधर की साइड ले गए। सेम ही बात है ना, ये तो सबको समझ में आती है कि वेक्टर्स को हम मूव कर सकते हैं। तो क्यों करा ये मैंने, ताकि वो टेल जॉइन हो जाए, वो वाला फंडा ना कि जो हमने पहले सीखा था कि सारी वेक्टर्स की टेल जॉइन कर लो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो आसान रहता है। ओके, तो अब ये मेरा क्या हो गया, ए ब्लॉक का हो गया। अब मैंने क्या कहा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होंगे तो F नेट 0 होगा, तो Fx 0 होगा, Fy 0 होगा। ओके, सो इस वाले क्वेश्चन में लेफ्ट को राइट से इक्वल कर दो और इसको डाउन को ऊपर से, और सॉरी इसे मतलब एक स्टेप लग गया, F को रिजॉल्व भी कर दो। F रिजॉल्व कैसे होगा, इधर वाला होगा F1 cos 30 डिग्री, और नीचे वाला होगा F1 sin 30 डिग्री। ये तो अब आपको रिजॉल्व करना तो आ गया होगा, ये तो लाइक वेक्टर्स के चैप्टर में हमने रिजॉल्व करना सीख लिया था। तो ऊपर की साइड F1 cos 30, नीचे की साइड F1 sin 30। गुड, तो अब क्या करते हैं, सिग्मा लेफ्ट इसको सिग्मा राइट वाला करते हैं Fx को 0 करने के लिए। तो लेफ्ट में क्या क्या लग रही है, लेफ्ट में लग रही है F1 की cos 30 लेफ्ट में है, F1 की cos 30 लेफ्ट में है, और कुछ लेफ्ट में और कुछ लेफ्ट में नहीं है। राइट में क्या है, N2 है। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। और क्या करते हैं, अप और डाउन वाली को करते हैं, सिग्मा ऑफ अप इसको सिग्मा ऑफ डाउन। अप वाली फोर्सेस में क्या है, N1 है, डाउन वाली फोर्सेस में क्या है, 30 प्लस का F1 का sin 30। ठीक है, डाउन वाली फोर्सेस में 30 न्यूटन वाली जो वेट वाली फोर्सेस है वो है, और F1 की sin 30 वाली फोर्स है। तो ये मेरा ए ब्लॉक का FVD हो गया। दो इक्वेशन मिली मुझे यहाँ से। यहाँ पे मेरा N2 क्या मुझे नहीं पता, F1 क्या है मुझे नहीं पता, N1 क्या है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है ना, F1 वाला, N1 वाला और N2 वाला, 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है। तो यहाँ से भी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। तो अब बी वाले की बात करेंगे। ये मेरा बी ब्लॉक है। तो बी ब्लॉक पे एक नीचे की साइड फोर्स लगेगी WB कर लेते हैं इसे, ये 20 न्यूटन की फोर्स लगेगी, वेट दे रखा है। ओके, एक F2 फोर्स एक्ट कर रही है लेफ्ट वाली साइड में, तो F2 तो ये ऐसी की ऐसी लगा देते हैं। इसकी मुझे दे भी रखी है, ये 15 न्यूटन है। वेल डन। ठीक है, एक ये वाली जो सरफेस है, थर्ड वाली सरफेस है, तो ऊपर की साइड एक एक्ट करेगी N3 फोर्स।
ठीक है। अब तो ये N3 वाला फंडा समझ आ गया होगा, कौन सी सरफेस वाली फोर्स है, जो ये सरफेस है वो बी पे लगा रहा होगा, ऊपर की साइड पुश कर रहा होगा, N3 वाला। थर्ड वाली सरफेस कॉन्टैक्ट है ना, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका नंबर थर्ड वाला कॉन्टैक्ट सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो जो सरफेस होगी वो बी वाले ब्लॉक पे ऊपर की साइड एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी ताकि पेनिट्रेट ना करे, N3 फोर्स। और एक फोर्स इधर की साइड लग रही होगी, N2 फोर्स। ये क्या है, ये 2 वाली जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो यहाँ पे एक बी की सरफेस ने ए पे लगाया था N2 फोर्स, बी की सरफेस ने ए पे लगाया था N2 फोर्स, ये वाली फोर्स N2 वाली इधर की साइड लगाई थी, और सिमिलरली ए की सरफेस बी पे लगाएगी, सेम N2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगी। तो समझो ना, इस वाली सरफेस पे दोनों क्या हो रहे हैं, पुश हो रहे हैं ऐसे। जो ये वाली कॉन्टैक्ट सरफेस है तो वहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ए की सरफेस बी को पुश कर रही है, बी की सरफेस ए को पुश कर रही है, और क्यों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो सबको समझ में आ गया। और मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो अपोजिट चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो ये N2 आ गया। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से N3 की वैल्यू तो सिंपल आ गई, N3 इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ओके, ये मैंने देखा, मैं थोड़ा जल्दी करने लगा तो मैं वो वाले स्टेप को खा रहा हूँ, लेकिन मतलब आपको मेरे तो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, आपके बैकग्राउंड में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। कि सबसे पहले मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस कर ली, उसके बाद फिर मैंने अगला स्टेप क्या किया कि एफ नेट ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब है एफ एक्स ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब है एफ वाई ज़ीरो होना चाहिए। तो ये वाली जो N3 मैंने कह दिया 20 न्यूटन है, वो मैंने एफ वाई ज़ीरो से कहा। एफ वाई ज़ीरो का मतलब अपर वाली फोर्सेस डाउन वाली फोर्सेस के इक्वल होनी चाहिए। तो अपर वाली फोर्सेस N3 है यहाँ पे, डाउन वाली फोर्सेस 20 न्यूटन है। तो N3 मेरा 20 न्यूटन के इक्वल हो गया, और लेफ्ट वाली को राइट के इक्वल करूँगा तो मेरा N2 हो जाएगा, वो मेरा F2 के इक्वल हो जाएगा। N2 जो है वो मेरा F2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से मुझे N2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मुझे F2 पता है 15 न्यूटन है, तो मुझे N2 पता चल जाएगा 15 न्यूटन है। तो मुझे N2 पता चल गया, N3 पता चल गया। अब इस वाले N2 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ से मुझे N2 की वैल्यू पता है 15 न्यूटन है, तो मुझे यहाँ से F1 की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से मुझे F1 की वैल्यू पता चल जाएगी। cos 30 मुझे पता है क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, राइट। cos 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होते हैं ना। तो ये हो गया ना आपका, कितना हो गया, 30 डिवाइडेड बाई √3, और 10√3 हो गया ये आपका। समझ में आ गया सबको। ये केस की वैल्यू हो गई मेरी, F1 की वैल्यू हो गई। और यहाँ से मुझे F1 पता चल गया, ये F1 पता चल गया, ये sin 30 पता है, 30 पता है, तो N1 निकल जाएगा। ओके, मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो। क्या 30 प्लस F1 कितना है, 10√3, और sin 30 कितना होता है, हाफ, तो 5√3। तो ये N1 की वैल्यू आ गई 30 प्लस 5√3। और मतलब बाकी आप पॉइंट्स में निकालना तो निकाल लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था, 3 इक्वेशन बनानी इंपॉर्टेंट थी, ये 4 इक्वेशन बेसिकली। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। समझ में आया सबको ये वाला क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया। ए और बी, ए को सिस्टम माना, बी को सिस्टम माना, ए के पे सारी ए का FVD बनाया, तो सारी फोर्सेस जो कि ए पे एक्ट कर रही हैं वो हमने लिखी, वेट वाली फोर्स एक्ट कर रही है, ए की F1 वाली फोर्स जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है ये एक्ट कर रही है, और बाकी 2 कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, तो एक फर्स्ट कॉन्टैक्ट सरफेस है, एक सेकंड कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो एक N1 वाली फोर्स और एक N2 वाली फोर्स। डायरेक्शन और क्या है वो सब हमने जान लिया, नॉर्मल वाली फोर्स से क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है वो, सरफेस इन कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस इन कॉन्टैक्ट होती है वो वाली फोर्स। ओके, उसके बाद ऐसे हमने बी पे किया, थर्ड वाली N3 वाली फोर्स, सेकंड कॉन्टैक्ट सरफेस के लिए N2 वाली फोर्स, W वेट हो गया, और F2 फोर्स हो गई जो कि V पे एक्ट कर रही है। हमने दोनों पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई और फिर रिजॉल्व कर लिया ये F1 वाली फोर्स को, F1 cos 30 एंगल के साइड, और F1 sin 30 विदाउट, यहाँ पे मतलब जिस साइड थीटा होता है उस साइड तो cos 30 होता है और cos थीटा होता है, और जिस साइड थीटा नहीं होता उस साइड sin थीटा होता है। तो F1 cos 30, F1 sin 30, और फिर लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, अप इज इक्वल टू डाउन, दोनों जगह ये किया, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, अप इज इक्वल टू डाउन, और वहाँ से फाइनली हमारा आंसर आ गया। गुड। ओके, अभी हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा,
सो ये वाला लेक्चर अगर आपने ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला सबसे मतलब बाकी दोनों से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये एक सरफेस है और ये भी सरफेस है, सब सरफेस है ये, बस एक ही ब्लॉक जो है एम ब्लॉक है, गुड, बाकी सब सरफेस है। ये जो सरफेस है ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है ये वाली जो सरफेस है ये फिक्स सरफेस है, फिक्स सरफेस मतलब मूव नहीं कर सकती, फिक्स सरफेस है। और जो ये ब्लॉक है वो एम मास का एक ब्लॉक है जो कि स्लाइडिंग सरफेस पे, फिक्स सरफेस पे रखा हुआ है, ये एंगल थीटा है। और ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे हमें एक एफ फोर्स, समझ में आ रहा है? अगर ये एफ फोर्स, ये वाली अगर मैं एफ फोर्स नहीं लगाता तो ये किस किस को समझ में आ रहा है, ये जो ब्लॉक रखा हुआ है वो नीचे की साइड स्लाइड हो जाता, फ्रिक्शन लेस है। और क्वेश्चन क्या है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे इस क्वेश्चन में, फ्रिक्शन नहीं है, ये समझो बिल्कुल स्मूथ है सब कुछ, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो आपको ये बात तो समझ में आती है ना कि अगर ये ब्लॉक को मैं बिना फ्रिक्शन वाली सरफेस पे रख दूँ तो ये ब्लॉक नीचे की साइड स्लाइड कर जाएगा, ऐसे ऐसे स्लाइड करेगा, ये बात तो सबको समझ में आती है। तो इससे स्लाइड को रोकने के लिए मैंने क्या करा, एक एफ फोर्स लगाई हॉरिजॉन्टल में। तो ये बात समझ में आती है, जब मैं ये एफ फोर्स एक हॉरिजॉन्टल में लगाऊंगा तो मान लो ये पहले एफ फोर्स बिल्कुल ना के बराबर है, जीरो है बिल्कुल, तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा होगा। फिर मान लो मैं एफ फोर्स थोड़ी थोड़ी बढ़ाता जा रहा हूँ, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये जो एम ब्लॉक है वो रुक जाएगा, स्लाइड नहीं करेगा नीचे की साइड एक एफ फोर्स पे, ओके। तो मुझे ये सेटिंग दी हुई है कि ये जो एम ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं कर रहा और मैं ये एक एफ फोर्स लगा रहा हूँ। तो मुझे क्या निकालना है, वो एफ फोर्स की वैल्यू निकालना है, कितनी एफ फोर्स है अगर ये ब्लॉक नीचे की साइड मूव नहीं कर रहा। तो समझ में आई सबको क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि जो एम ब्लॉक है अगर कोई और फोर्सेस नहीं लगती तो वो नीचे की साइड स्लाइड कर रहा होता। तो मैं अब एक फोर्स लगा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में इस एम ब्लॉक पे, सच डेट कि वो जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, एट रेस्ट। तो मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस एम ब्लॉक को क्या लेते हैं, सिस्टम लेते हैं। ये मेरा एक एम ब्लॉक है और ये मेरा सिस्टम है, ओके। तो इस सबसे पहले वेट वाली फोर्सेस की बात करते हैं। वेट कौन लगाता है, अर्थ लगाती है। क्यों लगाती है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट में मास होता है एम, तो इस ऑब्जेक्ट में मास है एम है, कौन लगाएगी, अर्थ लगाएगी। और कहाँ पे लगती है, हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो हमेशा नीचे की साइड एक तरीके से लगती है। तो ये डब्लू फोर्स लगेगी नीचे की साइड, इसका जो होगा वो एम जी के इक्वल होगी। ये बात सबको समझ में आती है, ओके। एक ये एफ फोर्स लग रही है, ये एफ फोर्स लग रही है, ये हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग लग रही है एफ फोर्स, ये वाली फोर्सेस भी सबको क्लियर है। एक और फोर्स लग रही है, क्यों लगेगी, कॉन्टैक्ट सरफेस देखेंगे। नॉर्मल फोर्स कब लगती है, कॉन्टैक्ट, स्ट्रिंग तो है ही नहीं और फ्रिक्शन लेस है, तो स्ट्रिंग वाली मतलब टेंशन वाली फोर्स नहीं लगेगी, और फ्रिक्शन लेस है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी। तो वेट वाली लगा दी हमने, टेंशन और फ्रिक्शन लेस नहीं लगेगी फ्रिक्शन वाली। तो नॉर्मल फोर्स और देखेंगे, नॉर्मल फोर्स कब दिखते हैं, जब भी सरफेस कांटेक्ट में होते हैं। तो यहाँ पे कहीं सरफेस कांटेक्ट में है भाई, ये वाली सरफेस कांटेक्ट में है, इस ब्लॉक और इस जो ये सरफेस है इसकी जो ये वाली सरफेस है वो कांटेक्ट में, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगी, गुड। नॉर्मल फोर्स क्यों लगती है, ताकि पेनिट्रेट ना करे, तो ये दोनों सरफेस आपस में पेनिट्रेट ना करें, इसलिए नॉर्मल फोर्स लगती है। डायरेक्शन क्या होती है, पुश की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स लगेगी। तो इस सरफेस के, तो अगर ये वाला हम लेते हैं तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स लगेगी। सबको समझ में आता है ये वाली बात। ये एफवीडी हमारा बन गया है, किस किस को समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने वेट वाली फोर्स लगा दी और ये नॉर्मल वाली फोर्स लग गई, सिर्फ एम ब्लॉक को कंसिडर कर रहे हैं। तो ओके, ये वाली बात सबको समझ आती है। अब हम एक्सेस लेंगे, तो यहाँ पे हम एक्सेस कैसे लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस उस पर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस इस वाली एक्सेस पे लाई कर रहे हैं, जो कि हमारी एक्स वाई एक्सेस है। एक्स वाई एक्सेस पे एफ वाला भी और डब्ल्यू वाला भी दोनों फोर्सेस लाई कर रहे हैं, तो हम ये वाली एक्सेस लेंगे, गुड। तो हमें ये वाला थीटा चाहिए। जब भी तो हम नॉर्मल फोर्स को अगले में क्या करते हैं, जो एक्सेस पे फोर्सेस नहीं लाई कर रही होती है उसे रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए हमें एंगल चाहिए ना, तो ये थीटा चाहिए। तो हमें अब ये वाला, आपको अगर लाइन याद हो तो वहाँ से निकल जाएगा। क्या थी कि अगर एक लाइन
ये वाली लाइन है, ये थीटा एंगल बना रही है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल देन द लाइन परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन, जो कि कौन सी लाइन है, ये नॉर्मल वाली लाइन है, ओके, वो मेक्स करती है सेम एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो यहाँ पे जो ये वर्टिकल है, ये परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर लाइन है इस सरफेस वाली लाइन के, तो ये वाली लाइन है, ये थीटा एंगल बनाई थी हॉरिजॉन्टल के साथ। सो इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल देन द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये नॉर्मल वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर है पहली लाइन के, तो वो सेम एंगल थीटा बनाती है किसके साथ, वर्टिकल के साथ। तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा के इक्वल होगा। गुड। उसके बाद क्या है, क्योंकि रेस्ट पे है तो एफ एक्स मेरा 0 के इक्वल होगा, एफ वाई भी मेरा 0 के इक्वल होगा। तो लेफ्ट वाली फोर्सेस को कंसिडर करोगे तो यहाँ पे क्या है, इसे पहले रिजॉल्व कर लो। तो ये थीटा है तो ऊपर की साइड क्या होगा, एन कॉस थीटा होगा, और इधर की साइड क्या होगा, एन साइन थीटा होगा। तो एफ वाले जो फोर्स होगी, लेफ्ट वाली फोर्स एफ इसको टू राइट वाली फोर्स एन साइन थीटा के इक्वल होगी, और ऊपर वाली फोर्स एन कॉस थीटा वो नीचे वाली फोर्स एम जी के इक्वल होगी। तो बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ गया, एम पता है, जी पता है, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई, एन कितनी आ गई, एम जी अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे नॉर्मल को पुट कर देंगे तो मेरी एफ कितनी आ जाएगी, एम जी अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो एम जी टेन थीटा। तो ये मतलब आंसर हो गया कि जो एफ होगी वो एम जी टेन थीटा के इक्वल होगी, सच डैट कि जो ये ब्लॉक है मेरा मूव ना करे। गुड। और ये हमारा ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से दोबारा से रिवाइज करना है तो कर सकते हो कि इस ब्लॉक पे मैंने एफ बी डी बनाया, इस पे ये एफ फोर्स इधर की साइड एक्ट कर रही थी, डब्ल्यू फोर्स नीचे की साइड एक्ट कर रही थी, ये तो हमें पता ही है। और जो नॉर्मल फोर्स है वो क्योंकि ये वाली सरफेस कांटेक्ट में है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, पुश की साइड एक्ट करेगी, पुश करेगी उसे इस ब्लॉक को, तो ये नॉर्मल फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है। गुड। ये एंगल थीटा कहाँ से आया, ये वहाँ से आया कि एक लाइन अगर एक लाइन इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल वाली लाइन देन द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो ये जो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, जो नॉर्मल वाली लाइन है वो पहली वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वो मेक्स करते हैं एंगल थीटा विद द वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, वर्टिकल है। गुड। बस फिर तो इसे रिजॉल्व कर लिया, एन को इधर की साइड कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है, इधर की साइड साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है रिजॉल्व करने पे, ये हमें पता ही है। अब फिर तो क्योंकि 0 पे रेस्ट पे है तो एफ एक्स और एफ वाई 0 होंगे, तो जो एफ होगा वो एन साइन थीटा के इक्वल होगा, और जो एन कॉस थीटा होगा वो एम जी के इक्वल होगा। एफ लेफ्ट वाली साइड है, एन साइन थीटा राइट वाली साइड है, ठीक है, एन कॉस थीटा ऊपर वाली साइड है, एन और एम जी नीचे वाली साइड है। तो बस यहाँ से फिर एन की वैल्यू आ गई और फिर ऊपर डाल के एफ़ की वैल्यू आ गई, एफ़ ही निकालना था हमें, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करोगे, सेम क्वेश्चन है, मतलब बस जो ये जो एफ फोर्स है उसकी डायरेक्शन अभी तक तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे थे, अब क्या लगा रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ये बात समझ में आती है कि वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा तो भी ब्लॉक, दोनों से फीलिंग आ रही है कि ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा। ये सोचो कि एफ नहीं है, 0 है एफ, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा, नीचे स्लाइड कर रहा होगा। अब सोचो एक ऊपर की साइड उस पर फोर्स लगने लगी, थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे उस फोर्स को बढ़ा रहे हो, तो पहले स्लाइड कर रहा होगा, फिर कम उससे स्लाइड कर रहा होगा। जब आप एफ़ को कुछ एक वैल्यू तक ऐसे ले जाओगे सच डेट कि वो जो ब्लॉक है वो स्लाइड करना रुक जाएगा, नहीं स्लाइड कर पाएगा, तो वो वाली एफ़ हमें निकालनी है ताकि जहाँ पे हमारा जो ब्लॉक है वो स्लाइड करना रुक जाए। आगे भी सोच सकते हो, अगर आप इस एफ़ को बढ़ाते जाओगे जो ब्लॉक है वो ऊपर की साइड स्लाइड करने लगेगा किसी टाइम पे, और फिर किसी टाइम पे आएगा कि वो ब्लॉक हट ही जाएगा, सरफेस को ही छोड़ देगा। वो सब आगे क्वेश्चन है, वो अभी हम सॉल्व नहीं करें। अभी तो हमारा मेन फंडा ये है कि ये एफ कितनी है कि ये जो एम वाला ब्लॉक है ये स्लाइड ना कर रहा हो बस। गुड। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन ही आप सॉल्व करोगे, वैसे ही सॉल्व करोगे। सबसे पहला स्टेप होगा आप इसका एम ब्लॉक का एफ बी डी बनाओगे, नॉर्मल फोर्सेस कंसिडर करोगे, वेट वाली फोर्सेस कंसिडर करोगे, एफ वाली फोर्सेस कंसिडर करोगे, एंड देन इसका जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। आप जब सॉल्व करोगे तो देखते हैं आप सही से सॉल्व करते हो और रिजल्ट क्या आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आएगा, तो पता चल जाएगा आपको। सॉल्व करना, चलो होमवर्क क्वेश्चन है,
अगले लेक्चर में आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन करूँगा, फिर आगे के लेक्चर आपको स्टार्ट करूँगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी था। हमने पढ़ लिया इक्विलिब्रियम में फोर्सेस कि अगर इक्विलिब्रियम में कोई पार्टिकल है तो उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा कि एफबीडी कैसे बनाते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। अभी हमने क्वेश्चन सिर्फ वेट और नॉर्मल वाले फोर्सेस वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। अगले लेक्चर में आपको टेंशन के बारे में बताऊंगा, टेंशन वाले क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे। थैंक यू।